एवरीवन, वेलकम टू NCERT इजी एक्सप्लेनेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। इससे पहले हम लोग प्रोसेस देख चुके हैं। ये हमारी पार्ट सेकेंड वीडियो है फ्रॉम द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड इट्स प्रिंसिपल। जहाँ तक टूल्स की बात है बच्चों, तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में यूज़ होने वाले टूल्स हैं उसमें से सबसे पहले आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, लाइगेज, उसके बाद फिर वेक्टर्स, फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो ये कुछ मेजर टूल्स हैं, ठीक है। ये सब हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि या फिर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ तक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात है बच्चों, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली करता क्या है कि DNA को, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा DNA है तो DNA को ये काटने का काम करता है। हो सकता है कि वो DNA को बीच से काट दे, हो सकता है कि वो साइड से काटे, यानी कि अगर बीच से काटेगा तो उसका फ्रैगमेंट बनेगा और अगर साइड से काटेगा तो न्यूक्लियोटाइड अलग हो जाएगा। अगर बीच से काट रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और अगर वो साइड से काट रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, और इसके अलावा बाकी जो भी टूल्स हैं वो सब हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों, जो सबसे पहला यानी कि 1963 में दो एंजाइम जो कि रिस्पॉन्सिबल था रेस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ, यानी कि बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को एस्चेरिचिया कोलाई में रोकने के लिए दो एंजाइम्स जो कि बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबल था, वो फाइंड आउट हुआ। उनमें से एक था जो DNA में मिथाइल ग्रुप को ऐड करता था, जबकि जो दूसरा था वो DNA को कट करता था। और जो सेकंड वाला है दैट इज़ लेटर वन, वो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था। कहने का मतलब ये है कि 1963 में दो एंजाइम की हमारे पास डिस्कवरी हुई, जिसमें से एक मिथाइल ग्रुप ऐड करता था DNA में और जो दूसरा था वो DNA को काटने का काम करता था। कहाँ से डिस्कवर हुआ? तो एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को लेकर के, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो हमारा हिंड सेकेंड है। ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। और इसमें ना स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस होता है जहाँ से ये DNA को काटता है, और ये 5 ईयर के बाद मतलब हमको इसके बारे में पता चला। और ये जो है हिंड सेकेंड जो है वो ऑलवेज कट करता है DNA को मतलब एक रिकॉग्नाइजेशन स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, यानी कि कहीं से भी DNA को नहीं काट सकता है। ये काटने के लिए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है DNA के अंदर जो 6 बेस का होता है, वहीं से वो उसको काटेगा, ठीक है। इस सीक्वेंस को, जो स्पेसिफिक जो सीक्वेंस होता है जहाँ से वो DNA को काटता है, उसको हम लोग रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा बिसाइड हिंड सेकेंड अभी के टाइम पे हम लोग लगभग 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में जानते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में जानते हैं, जो कि 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से निकाला गया है, जो कि अलग अलग जिसका रिकॉग्नाइजेशन जो साइड है वो अलग अलग है। इसके अलावा है कि जो कन्वेंशनल, जाहिर सी बात है एंजाइम्स है तो उसका फिर नाम रखने का कुछ टेक्निक भी होगा। तो जो कन्वेंशनल नेमिंग मेथड है एंजाइम्स का, उसमें सबसे पहला जो वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ गोइंग टू बी जीनस। जो सेकंड वन होता है, जैसे कि सेकंड वन जो है वो हमारा स्पीसीज के नाम को इंडिकेट करेगा। जैसे कि अगर एक एंजाइम है जिसका नाम है इकोलाई, ठीक है, तो इसमें जो ई है वो डिनोट करता है एस्चेरिचिया, दैट इज़ उसका जीनस नेम है। CO जो है यानी कि कोलाई, वो हमारा स्पीसीज नेम है। तो दो चीज़ें हो गई। इसके अलावा जो R है वो इंडिकेट करता है, वो हमारा स्ट्रेन को इंडिकेट करता है, जो R है। इसके बाद रोमन नंबर जो होता है वो इंडिकेट करता है कि किस ऑर्डर में एंजाइम आइसोलेट किया गया है बैक्टीरिया से। सेकेंड जो है वही जो मैंने अभी बताया कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, बेसिकली वो एक बड़ा ग्रुप है, लार्ज क्लास होता है एंजाइम का। आपने जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा होगा तो वहाँ पे एंजाइम्स में आपने डिफरेंट क्लासिफिकेशंस आपने पढ़ा होगा एंजाइम्स का, तो वहाँ पे एक ग्रुप आया होगा न्यूक्लियस, बहुत ही बड़ा ग्रुप होता है। तो उसी का ये मतलब उसी ग्रुप से ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग करता है। बेसिकली ये दो टाइप का होता है, फर्स्ट वन इज़ एक्सोन्यूक्लियस एंड द सेकेंड वन इज़ एंडोन्यूक्लियस। जो एक्सोन्यूक्लियस है बच्चों वो रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड को फ्रॉम द एंड ऑफ द DNA, जबकि जो एंडोन्यूक्लियस है वो कट करता है DNA को स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द DNA। वही जो बात मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो उसका जो फंक्शन होता है इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द DNA सीक्वेंस, यानी कि DNA का लेंथ कितना है इससे कोई मतलब नहीं है उसको, वो अपना काम कर देगा, ठीक है।
इसके अलावा वन इट फाइंड स्पेसिफिक, जैसे ही वो मतलब रिकॉग्नाइजेशन साइट को जैसे ही वो पाएगा, वो अपना काम करेगा, डीएनए को कट करेगा और फिर उसको तोड़ देगा, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें किसको काटता है, तो जो डीएनए का जो बैकबोन होता है जो कि फॉस्फेट और शुगर का बना होता है, उसी को बेसिकली ये काटता है, ठीक है। और जहाँ पे वो काटता है, जिस सीक्वेंस में, मतलब जो स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेज जो साइट होता है, उसको हम लोग पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बोलते हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक एग्जांपल देखो फिट है, क्या है, मलयालम। आप इधर से देखिए चाहे इधर से देखिए, आपको लगेगा कि सेम है। देखो MM, AA, LL, ठीक है, AAY, तो इसको काटना इस दोनों ही तरफ से सेम है। तो इस तरह का जो सीक्वेंस आपको दिखेगा दैट इज़ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आपको ये एग्जांपल विथ ये आपको लिखा हुआ के साथ याद होना चाहिए कि जो एस्चेरिचिया कोलाई होता है, ई कोलाई, उसमें जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज होता है, उसमें जो बेस का सीक्वेंस होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। सबसे पहले ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होता है, जैसे कि एस्चेरिचिया कोलाई के लिए होता है GAATTC, ठीक है। तो इधर से देखो सेम है और इधर से आएंगे तो सेम रहेगा, तो काट देगा। देखो वेक्टर डीएनए, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि वेक्टर डीएनए को काटने के लिए हम जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का इस्तेमाल करेंगे, वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज हमको फॉरेन डीएनए को काटने के लिए भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि अब तुम पूछोगे कि क्यों, तो उसका रीज़न ये है कि एक ही तरह का, अगर एक ही एंडोन्यूक्लियस से हम दोनों को काटेंगे तो जो हमारा एंड बनेगा वो एक जैसा बनेगा, जिसकी वजह से ये इसके साथ ईजियली अटैच हो जाएगा। तो इसीलिए यही रीज़न है कि दोनों का स्टिकी जो एंड होता है वो एक जैसा तैयार हो, इसलिए हमको एक ही एंडोन्यूक्लिएज से वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए दोनों को कट करना पड़ता है, और फिर उसके बाद दोनों को ज्वाइन करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ लाइगेज। और इस तरह से जो नया मतलब कंबाइन करने के बाद जो नया डीएनए बनेगा दैट इज़ कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। वही सेम चीज़ देखो यहाँ पे भी रिपीट किया गया है कि डायरेक्शन किस तरह से होता है। जैसे कि तुमने डीएनए का पढ़ा होगा 5 to 3 होता है, और इधर से देखो 5 to 3, यानी कि किधर से भी जाओ 5 to 3 ही हमारा सीक्वेंस होता है डीएनए के अंदर। एक और इम्पॉर्टेंट बात है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के बारे में कि ये कट करता है डीएनए को लिटल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम साइड, यानी कि जो सीक्वेंस होता है ना उससे थोड़ा सा दूर में जा करके वो कट करता है, पैलिंड्रोम साइड से थोड़ा सा दूर में कट करता है, लेकिन दो जो सेम बेस होता है उसके बीच में ही करेगा, ठीक है, अपोजिट स्ट्रैंड के। जैसे अगर मान लो इधर से आया तो अगर इसको कट करना होगा तो G और A के बीच में ही कट करेगा, और इधर से भी G और A के बीच में ही कट करेगा, लेकिन एकदम सटा करके बेस में नहीं करेगा, थोड़ा अलग रहेगा, ठीक है। इसके अलावा लीव कर देगा, सिंगल स्टैंडर्ड छोड़ देता है उसका एंड में, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो जिसको हम लोग स्टिकी एंड बोलते हैं। कहने का मतलब कि ये हमारा मान लो डीएनए है, ठीक है, इसको हमने ऐसे कट किया, तो कट करने के बाद ये एक इस तरह से बनेगा ना, तो ये वाला जो है ये हमारा ब्लंट एंड बन जाएगा, यानी कि जो रिमेनिंग जो कटा हुआ इसको हम लोग स्टिकी एंड बोलते हैं, ठीक है। स्टिकी एंड बोलते हैं जिसमें मतलब एक साइज़ नहीं होता है। दीज आर नेम बिकॉज दे क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तुमको पता होगा कि जो दो बेस होता है, दो बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड वर्क करता है, ठीक है, वो कम्प्लीमेंट्री होता है एक दूसरे का। इसके अलावा लाइगेज की हेल्प से हम इस दोनों को जोड़ देते हैं। फिर जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज होता है उसका इस्तेमाल जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए बनाने के लिए, ठीक है। उसका जो सोर्स है जीनोम है वो अलग अलग हो सकता है, और जब हम लोग सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे किसी डीएनए को, तो जो डीएनए का जो फ्रैगमेंट तैयार होगा उसमें सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड प्रेजेंट होंगे, और इसलिए दोनों को हम लोग एंड टू एंड जोड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइगेज। मान लो कि एक ही एंजाइम, वही देखो यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन किया हुआ है कि ये हमारा वेक्टर डीएनए है जिसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा सा, हालांकि इसमें भी मैंने पढ़ाया है, लेकिन इससे पहले बायोलॉजिकल मतलब जब तुमने सेल पढ़ा होगा तो वहाँ पे प्लाज्मिड के बारे में थोड़ा डिटेल दिया हुआ है कि जो प्लाज्मिड होता है वो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है,
और बेसिकली ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये पाया जाता है। और इसके अंदर एक ख़ास बात ये है कि ये विदाउट हेल्प ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए ये खुद से रिप्लिकेट कर सकता है। इसके पास कैपेसिटी होती है कि वो एक जगह एक सेल से दूसरे सेल में किसी भी चीज़ को ले जानी, यानी कि ये वेहिकल का काम करता है। वेक्टर मतलब क्या, वेहिकल है। जैसे हमारा अगर मलेरिया का पैरासाइट है, अगर उसको ह्यूमन बॉडी में लेके जाना है तो वेक्टर कौन है, मॉस्क्यूटो है। तो सेम उसी तरह यहाँ पे प्लाज्मिड का वर्क है। देखो ये वेक्टर डीएनए है और ये हमारा फॉरेन डीएनए है। दोनों को कट करने के लिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का हेल्प लिया जाता है। दोनों को कट करेगा इसलिए ताकि जो एंड बनेगा वो एक जैसा बने। देखो यहाँ पे ये कट हो गया, ये कट हो गया, दोनों को फिर हम लोग लाइगेज की हेल्प से जोड़ देंगे। यहाँ पे देखो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया। और फिर इस तरह से जो मतलब जो सेल नया वाला जो डीएनए बनेगा उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे एस्चेरिचिया कोलाई में, और उसके बाद फिर अपना डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाएगा। ये किसका एग्जाम्पल है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। आपको ये एग्जाम्पल याद होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग नॉर्मली वही चीज़ है कि यू मे हैव नॉर्मली अनलेस वन ओके सेपरेशन। अब मान लो तुमने कट कर दिया तो सेपरेशन भी तो डीएनए का ज़रूरी है, और आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट कैसे करेंगे। तो द कटिंग ऑफ डीएनए, जो डीएनए को हम लोग कट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, उससे रिजल्ट ये होगा कि डीएनए का फ्रैगमेंट तैयार होगा। और ये जो फ्रैगमेंट है इसका साइज़ अलग अलग होगा। तो इसको हम लोग सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस बच्चों ये एक टेक्निक है, देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसमें होता क्या है ना कि यहाँ पे हम लोग डीएनए को रख देंगे और उसके साइज़ के बेसिस पे वो मूव करेगा। क्योंकि जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ मूव करेगा, और जो छोटा वाला पार्टिकल होगा डीएनए का वो सबसे आगे मूव करेगा। देखो यहाँ पे है, और जो बड़ा वाला है वो पीछे रह जाएगा। और इसी चीज़ को हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस बोलते हैं। दूसरा चीज़ कि जब हम लोग मूव करा लेंगे तो जैसे अब छोटा वाला मान लो इस वाले डीएनए को हमको निकालना है, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, इसी डीएनए के अंदर। तो हम इसको कट कर लेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस से कट करके निकालेंगे, और निकालने के बाद इसको फिर हमको जहाँ भी यूज़ करना रहेगा करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है कट करने का, दैट इज़ कॉल्ड इल्यूजन, ठीक है, इसको हम लोग इल्यूजन बोलते हैं। दूसरी बात कि आप इसको विदाउट स्टेन आप नहीं देख सकते हैं, और विजिबल लाइट में आप डीएनए को नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस पे आपको डीएनए को देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टेन इट, एंड यू हैव टू यूज़ यूवी रेज, ठीक है। सो वही चीज़ यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली होता क्या है कि जो डीएनए फ्रैगमेंट होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, उसको फिर सेपरेट करने के लिए मूव करेगा एनोड के ऊपर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और इस तरह से जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स होता है, यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो मैट्रिक्स है दैट इज़ एगारोज, जो कि एक नेचुरल पॉलीमर होता है। ये सब बात आपको जो भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेचुरल पॉलीमर होता है जो कि सीवीड से निकलता है, और जो डीएनए फ्रैगमेंट होता है जिसको हम लोग सेपरेट करेंगे यानी कि रिजॉल्व करेंगे, उसके साइज़ के बेसिस पे करेंगे, और इस तरह से एग्रोजेल के ऊपर उसका मतलब उन दोनों को अलग कर लेंगे। और जो स्मॉलर फ्रैगमेंट होगा वो फास्टर मूव करेगा, यानी कि फर्दर आगे जाएगा। उसी तरह जो सेपरेट जो डीएनए होता है, यानी कि सेपरेट डीएनए का जो फ्रैगमेंट होता है उसको हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कब, जब हम लोग उसको स्टेन करेंगे विद द किससे स्टेन करते हैं। तो स्टेन करने के लिए जो डाई हम लोग इस्तेमाल करते हैं डैट इज़ इथिडियम ब्रोमाइड, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इसको हम लोग देख सकते हैं यूवी रेज़ के अंदर ही, इसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान दो यहाँ पे कि यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रैगमेंट इन द विजिबल लाइट। विजिबल लाइट में आप नहीं देख सकते, पहला चीज़। दूसरा कि विदाउट स्टेनिंग आप नहीं देख सकते। आप कब देख सकते हो कि जब आपने इसको ब्राइट, और मतलब जब आप ये दोनों काम कर लोगे तो उसके बाद जो आपको पैटर्न मिलेगा वो ऑरेंज कलर का मिलेगा डीएनए का, और इथिडियम ब्रोमाइड की वजह से। और फिर इस तरह से आप डीएनए को कट कीजिएगा एग्रोजेल से। कट करने का जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड इल्यूजन, ठीक है। इस तरह से आपका जो डीएनए फ्रैगमेंट होता है वो प्यूरिफाइड हो जाता है, और इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में विद द हेल्प ऑफ वेक्टर के साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी तक बच्चों बहुत बार नाम आया क्लोनिंग वेक्टर का तो नाम आया, अब एक नया वर्ड आ रहा है दैट इज़ क्लोनिंग वेक्टर। व्हाट इज़ क्लोनिंग वेक्टर, क्या होता है। तो देखो बच्चों, क्लोनिंग वेक्टर
का बेसिक पहले एग्जांपल समझो कि जो प्लाज्मिड होता है चाहे जो बैक्टीरियोफेज होता है उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो रिप्लिकेट कर सकता है बैक्टीरियल सेल में विदाउट यानी कि इंडिपेंडेंट द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, यानी कि बैक्टीरियोफेज को या फिर प्लाज्मिड को रिप्लिकेट करने के लिए उसको किसी भी तरह की क्रोमोसोमल डीएनए की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है जब ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो वो अपने साथ किसी को लेके भी जा सकता है, तो इसी को बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर। इसमें होता क्या है कि जो बैक्टीरियोफेज, एक एग्जांपल है बैक्टीरियोफेज होता है, उसका जो कॉपी नंबर है बहुत ज़्यादा हाई कॉपी नंबर होता है, वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम बैक्टीरियल सेल के अंदर। और जो कुछ प्लाज्मिड जो होता है उसके अंदर कॉपी नंबर हो सकता है कि 1 हो सकता है 2 हो, किसी प्लाज्मिड के अंदर कॉपी नंबर 15 से 100 भी हो सकता है। ये जो नंबर है हायर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर इफ़ यू आर एबल टू लिंक एलियन पीस ऑफ डीएनए विथ बैक्टीरिया, अगर हम लोग एलियन पीस ऑफ डीएनए उस डीएनए को एलियन पीस ऑफ डीएनए कहा जाता है, जिसको हम लोग जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसको हम लोग लाइगेट कराना चाहते हैं, जो चीज़ हमको देखना है, तो जो एलियन पीस ऑफ डीएनए होता है बच्चों, उसको हम लोग बैक्टीरियोफेज के साथ या प्लाज्मिड के साथ अगर हम लोग भेजेंगे तो हम लोग उसको सेम वो भी मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। क्यों होगा, देखो यहाँ पे चीज़ों को समझो। प्लाज्मिड हो चाहे बैक्टीरियोफेज हो, दोनों के अंदर ये कैपेसिटी है कि दोनों एक नंबर का बदमाश है। ठीक है, तो उसके साथ जो लोग रहेगा वो भी तो बदमाश हो जाएगा। तो सेम उसी तरह अगर प्लाज्मिड के साथ कोई एलियन पीस ऑफ डीएनए गया तो जितना नंबर इसका बढ़ेगा उतना ही नंबर इसका भी बढ़ जाएगा। तो कॉपी नंबर अगर इसका हाई है तो इसका भी कॉपी नंबर हाई हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि वी कैन मल्टीप्लाई इट्स इक्वल नंबर द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफेज। सेम है वेक्टर यूज़, जो अभी के टाइम पे हम लोग वेक्टर यूज़ करते हैं जो मतलब इंजीनियरिंग में, वो भी इसी तरह का मतलब हेल्प करता है लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए को और सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। ठीक है, अब आता है कि कुछ मतलब क्लोनिंग वेक्टर्स जो होते हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं कि उसके अंदर क्या क्या खासियत होनी चाहिए। तो क्लोनिंग वेक्टर में सबसे पहले तो ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का होना ज़रूरी है। ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं बच्चों कि वो पॉइंट जहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट हो, ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ठीक है, तो वही चीज़ है कि ये वैसा सीक्वेंस होता है जहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है। कोई भी डीएनए का कोई भी पीस हो सकता है जहाँ से हम लोग मतलब रिप्लिकेट करना स्टार्ट करेंगे, और इसको हम लोग ये रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर को मतलब कंट्रोल करने में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा इफ़ वन वांट टू रिकवर मेनी कॉपी नंबर ऑफ टारगेट सेल, अगर किसी को कॉपी नंबर ज़्यादा चाहिए टारगेट सेल में, इट शुड बी क्लोन ए वेक्टर हुज अगेन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर। मान लो कि तुमको अगर तेज़ बनना है तो तुमको तेज़ लोगों के साथ रहना पड़ेगा, तुमको बेवकूफ़ बनना है तो बेवकूफ़ लोगों के साथ रहो। सेम उसी तरह अगर तुमको ज़्यादा कॉपी नंबर चाहिए तो तुम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को वैसे प्लाज्मिड के साथ मतलब लिंक करो जिसका कॉपी नंबर हाई हो। सेकेंड वन इज़ कि सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट वेक्टर को दिया, ठीक है, अब पहचानने भी तो आना चाहिए। जैसे प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड को तुमने भेज दिया कि जाओ बच्चों, प्लाज्मिड के साथ तुमने उसको ऐड कर दिया जीन ऑफ इंटरेस्ट को, तो अब जो नया हमारा डीएनए जो तैयार होगा, जो हमारा इंटरेस्टेड है, उसको पहचानने भी तो आना चाहिए। कैसे पहचानेंगे? 2 ग्रुप, मान लो 2 प्लेट है, ठीक है, आपने दोनों में कुछ बैक्टीरिया रखा, इसमें भी ये ए ग्रुप है, ये बी ग्रुप है, दोनों में आपने सेम बैक्टीरिया रखा, तो कैसे पहचानेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेंट है कि ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है? तो कुछ स्पेसिफिक सिलेक्शन मतलब कुछ मार्कर होना चाहिए ना। मान लो कि जो हमने स्टेन किया, जो प्योर बैक्टीरिया थे उसका कलर था ग्रीन, और जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया थे मान लो उसका कलर था येलो, तो ये येलो कलर जो है वो मार्कर की तरह काम कर रहा है ना। उसी तरह मान लो ये वाला है, इसमें मैंने जो मतलब कलर डाला था, हो सकता है जो इसमें बैक्टीरिया तैयार हुए, जिसके जो ट्रांसफॉर्मेंट तैयार हुए, हो सकता है उसका जो नंबर कलर हो वो स्काई ब्लू हो, ठीक है, तो ये हमारा मार्कर का काम करेगा। सेम उसी तरह जब ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, इन एडिशन टू ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, वेक्टर ऑल्सो रिक्वायर्ड सेलेक्टेबल मार्कर की भी ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से वो विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सेलेक्टिंग परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट। यानी कि वेक्टर के पास ये भी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो मतलब ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में डिफरेंस को पहचान सके। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एक प्रोसीड्यूर होता है जिसके जरिए हम लोग डीएनए का जो पीस होता है उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट बैक्टीरिया में। ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। नॉर्मली जो होता है जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। मान लो कि एक जीन है, 2 चीज़ है,
एक जीन है जिसके पास एंटीबायोटिक है जो कि एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस है, चाहे क्लोरो या फिर फेनिकॉल के लिए रेजिस्टेंस है, टेट्रासाइक्लिन या केनामाइसिन के लिए वो रेजिस्टेंस है, तो ये सेलेक्टेबल मार्कर की तरह वर्क करेगा, ठीक है, यूजफुल इचेरिचिया कोलाई के लिए। इसके अलावा है कि ई कोलाई सेल डोंट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दिस एंटीबायोटिक। ई कोलाई, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है बच्चों कि ई कोलाई जो बैक्टीरिया सेल होता है उसके अंदर इस तरह का कोई भी रेजिस्टेंस जीन नहीं पाया जाता है। उसके बाद हमारे एक और पॉइंट है डेट इज़ क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट का क्या मतलब होता है, तो इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड टू हैव वेरी फ्यू प्रिफरेबली सिंगल या फिर रिकॉग्नाइजेशन साइट फॉर कॉमनली यूज इन द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी कि क्लोनिंग वेक्टर के अंदर क्लोनिंग साइट की भी ज़रूरत होती है। इसकी वजह से वो क्या करता है ना कि जो वेक्टर होता है वो या तो क्लोनिंग साइट एक हो सकता है जिसकी वजह से वो पहचानेगा कि हाँ हमको इसी जगह पे रिकॉग्नाइज करना है, इसी जगह पे हमको अटैच होना है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मोर देन, अगर मान रिकॉग्नाइजेशन साइट का मतलब क्या, अभी मैंने जब आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़ाया था तो बताया था कि रिकॉग्नाइजेशन साइट मतलब कि वहीं से हमको काटना है, ठीक है, डीएनए। मान लो ये लंबा डीएनए है, ठीक है, आप कहीं से भी इसको भेज दीजिएगा एक ऐसे वेक्टर को कि जाके कहीं से भी सबको काट के आ गया तो हमारा पता नहीं चलेगा कि जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा कौन सा है। तो इसीलिए उसके पास, प्लाज्मिड के पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए वेक्टर की, यानी कि हमारा जो क्लोनिंग वेक्टर उसके पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो पहचान सके कि हमको कहाँ पर डीएनए को काटना है। मान लो यहाँ पर काटना है, क्योंकि यहाँ पे काटेगा तभी ना हमको ये जीन ऑफ इंटरेस्ट मान लो यहाँ पे है तो हम यहीं पे ना काटेंगे। तो रिकॉग्नाइजेशन साइट को पहचानने भी उस क्लोनिंग वेक्टर को आना चाहिए, वही चीज़ है। मान लो कि अगर एक ही डीएनए को बहुत बार आपने काट दिया, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्नाइजेशन साइट, अगर एक ही डीएनए के अंदर रिकॉग्नाइजेशन साइट बहुत सारा है विद इन द सेम तो साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रैगमेंट। तो जाहिर सी बात है अगर मान लो ये एक ठो आपका डीएनए है, ठीक है, और इसके अंदर क्लोनिंग साइट जो होता है, रिकॉग्नाइजेशन जो साइट है बहुत सारा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो उस जो वेक्टर आपने भेजा उसको तो आपने बोल के भेजा है ना कि जहाँ जहाँ तुमको मान लो रेड पैचेस मिलेगा वो आपका रिकॉग्नाइजेशन साइट होगा, वहाँ पे तुमको काट के आना है। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या करेगा कि यहाँ पे भी काट देगा, यहाँ भी काट देगा, यहाँ भी काट देगा, तो फ्रैगमेंट तैयार हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक फ्रैगमेंट, दूसरा फ्रैगमेंट, तीसरा फ्रैगमेंट, चौथा फ्रैगमेंट, 4 फ्रैगमेंट तैयार हो गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि मान लो एक क्लोनिंग वेक्टर है, उसके अंदर अगर 3 ठो रिकॉग्नाइजेशन साइट है तो जो फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए तैयार होंगे कितने होंगे? सिंपल है बच्चों, 4 होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट था। इसके अलावा हम लोग को लाइगेशन ऑफ डीएनए करना होगा, इज कैरिड आउट at the restriction site present in one of the two antibiotic resistant gene। फिर हमको उसको लाइगेट करना पड़ेगा किसी एक जगह पे। मतलब ये हुआ कि मान लो वहाँ पे डीएनए को आपने बहुत जगह से काट दिया तो किसी एक ही जगह पे अपना कट करोगे, बाइंड करोगे किसी। इसके अलावा है कि एग्जाम्पल के तौर पे जो फॉरेन डीएनए है BH1 टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस है, यानी कि ये वाला जो साइट है वो टेट्रासाइक्लिन जीन के लिए रेजिस्टेंस है वेक्टर PBR 322 में। और जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लॉस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए बट कैन स्टिल सेलेक्टेड फ्रॉम अदर नॉन रिकॉम्बिनेंट वन बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन द एम्पेसिलिन कंटेनिंग मीडियम। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ बच्चों कि ये आपका एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम है वेक्टर PB3। ये आपका वेक्टर है, वेक्टर का जो नाम है वो है PBR 322। इस वेक्टर में ये एक मान लो रिकॉग्नाइजेशन साइट है, एक ये रिकॉग्नाइजेशन साइट है। इस रिकॉग्नाइजेशन साइट पे जो जीन ऑफ मतलब किस चीज़ के लिए रेजिस्टेंस है? तो टेट्रासाइक्लिन जीन के लिए ये रेजिस्टेंस है। मतलब ये हुआ कि अगर इस वाले प्लाज्मिड को के ऊपर आप टेट्रासाइक्लिन का एक्शन कराओगे तो वो रेजिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। सेम उसी तरह ये वाला जो साइट है PV फर्स्ट एंड PST फर्स्ट वो एम्पिसिलिन जीन के लिए रेजिस्टेंस है। अब तुमने क्या किया कि आपने इस टेट्रासाइक्लिन जीन को ही रिमूव कर दिया और यहाँ पे आपने एक अलग से अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ला करके आपने यहाँ पे इस तरह से लगा दिया। तो अब ये टेट्रासाइक्लिन तो है नहीं, तो अब ये वाला जो जीन है ये तो हमारा जीन है ना, ये फॉरेन जीन है।
तो अब हम इस वाले प्लाज्मिड को कैसे पहचानेंगे कि ये प्लाज्मिड हमारे ट्रांसफॉर्मेंट में है कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में है, कैसे हम पहचानेंगे? सेलेक्टेबल मार्कर वाला पॉइंट है ना। तो यहाँ पे जो सेलेक्टेबल मार्कर का काम करेगा वो आपका ये एम्पिसिलिन करेगा, क्योंकि एम्पिसिलिन जीन को तो आपने नहीं ना निकाला है। तो अगर आप एक ऐसे मीडियम में दो आप मीडियम तैयार कर लीजिए, एक में टेट्रासाइक्लिन डालिए, दूसरे में एम्पिसिलिन डालिए, तो टेट्रासाइक्लिन वाला तो आप नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन जीन तो वहाँ पे है ही नहीं, तो वो रेजिस्टेंस भी नहीं रहेगा, तो आप ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को नहीं पहचान पाइएगा। लेकिन उसी चीज़ को जब आप एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में डालिएगा तो एम्पिसिलिन जो जीन है मतलब एम्पिसिलिन तो रेजिस्टेंस दिखाएगा ना अपना, तो इसकी वजह से आप इसको पहचान लीजिएगा। और यहाँ पे जो सेलेक्टेबल मार्कर का काम करेगा वो हमारा एम्पिसिलिन काम करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है, कि BH यहाँ पे फॉर एग्जांपल यू कैन लाइगेट अ फॉरेन DNA एट BH फर्स्ट। यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, वेक्टर इतना में जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा टेट्रासाइक्लिन वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपने फॉरेन DNA को लगा दिया। लेकिन अभी भी आप नॉन रिकॉम्बिनेंट को पहचान सकते हैं ट्रांसफॉर्मेंट से। कैसे भाई? क्योंकि वहाँ पे एम्पिसिलिन अभी भी है। द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो इन द एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में वो ग्रो कर जाएगा व्हेन ट्रांसफ़र ऑन मीडियम जहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रहेगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मेंट जो होता है विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो नहीं कर पाएगा, लेकिन एम्पिसिलिन वाले में कर जाएगा। लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा वो ग्रो करेगा मीडियम कंटेनिंग बोथ। इस तरह से जो आपका मतलब जो नया है, इस तरह से जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है वो मदद करता है ट्रांसफॉर्मेंट को या सिलेक्शन में, जबकि जो अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है वो भी करता है। जो अदर एंटीबायोटिक कंटेनिंग जीन है वो इनएक्टिवेट कर देगा ड्यू टू इंसर्शन ऑफ द एलियन DNA, ठीक है। अब आता है कि सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ द एंटीबायोटिक, यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट DNA होगा उसको हम लोग सेलेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि हमने एंटीबायोटिक इनएक्टिवेट कर दिया है, ठीक है। इस तरह से आप दूसरे को पहचान सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है कि अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर। मान लो कि आपको हर में मतलब एक अल्टरनेटिव वे भी तो होना चाहिए कि कभी ऐसा हो जाए कि जो हम ढूंढ रहे हैं वो वाला साइट वहाँ पे है ही नहीं, तो कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो एक अल्टरनेटिव, ये वाला बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, तो एक सिंपल प्रोसेस भी होता है ये करने में कि दो प्लेट आपने लिया, दोनों में आपने दोनों में सेम चीज़ डाला, तो आपने फिर पहचाना कि अच्छा इसमें नहीं है इसमें है। तो ये वाला चीज़ थोड़ा लंबा प्रोसेस है। तो एक अल्टरनेटिव वे ये है ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से पहचानने के लिए कि जो सेलेक्टेबल मार्कर है हैव बीन डेवलप विच डिफ्रेंशिएट रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट से, दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का बेसिस ऑफ देयर कलर प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोमिक सबस्टांस, यानी कि कलर के बेसिस पे भी हम लोग पहचान सकते हैं। कैसे? वो ऐसे कि इस तरह से जो रिकॉम्बिनेंट DNA होता है वो इंसर्ट किया जाता है कोडिंग सीक्वेंस में। जैसे एक एंजाइम होता है जिसका नाम है बीटा ग्लाइकोसाइडेज। बीटा ग्लाइकोसाइडेज का हम इनएक्टिवेशन करवा देंगे एंजाइम में, जिसकी वजह से इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो जाएगा। इस तरह से भी हम लोग पहचान सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोमिक सबस्टांस गिव ब्लू कलर देगा किसमें भाई, जिसके पास ये इंसर्ट नहीं रहेगा। और प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इनटू मतलब कि अगर जिसके अंदर बीटा ग्लाइकोसाइडेज नहीं है तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा, और जिसमें है उसमें नहीं होगा। तो ये द कॉलोनी डज नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, दिस आइडेंटिफाई रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। यानी कि एक और तरीका है आपके पास पहचानने का, वो है बीटा ग्लाइकोसाइडेज की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद आता है कि वेक्टर फॉर क्लोनिंग इन प्लांट और एनिमल में वेक्टर जो यूज़ होता है क्लोनिंग के लिए वो कौन कौन सा है, तो अभी हम लोग उसमें बात करेंगे। सबसे पहले आता है कि यू मे बी सरप्राइज टू नो, अभी मतलब सरप्राइज होगा नो के जो भी अभी हम लोगों ने लेसन पढ़ा ट्रांसफ़र करने का जीन प्लांट में चाहे एनिमल में फ्रॉम बैक्टीरिया या वायरस विच आर नोन फॉर एज हाउ टू डिलीवर जीन, यानी कि जीन किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाता है ये हम लोग अभी तक नहीं समझे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो एग्रोबैक्टीरियम टिम्फैसियंस है, ए पैथोजेन ऑफ सेवरल डाइकोट इज़ एबल टू डिलीवर पीस ऑफ DNA, जिसको हम लोग tDNA बोलते हैं। मतलब कि tDNA को हम लोग डिलीवर करेंगे टू ट्रांसफर नॉर्मल प्लांट
जो कि ट्यूमर इंड्यूस ना हो, इसके लिए ट्यूमर सेल के अंदर प्रोड्यूस करता है पैथोजेन। इसी तरह यानी कि प्लांट के केस में जो वेक्टर का काम करता है डैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस, उसी तरह जो रेट्रोवायरस होता है इन केस ऑफ एनिमल हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल। रेट्रोवायरस जो होता है वो नॉर्मल सेल्स को ट्रांसफर कर देता है, एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू द कैंसर सेल्स। एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए डिलीवर करने के लिए जीन को यूकैरियोटिक सेल में भी, ठीक है। इसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि टीआई प्लाज्मिड के बारे में तुमने सुना होगा। टीआई प्लाज्मिड क्या होता है कि ट्यूमर वाले केस में ये होता है, ठीक है। मतलब ये हुआ बच्चों कि ये प्लांट के केस में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस जो होता है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करने का काम करता है, ठीक है ना। इसको हम लोग मॉडिफाई कर देंगे अब क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे। उसी तरह अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल में भी एक जो आपका रेट्रोवायरस है, हालांकि इसके अंदर कैपेसिटी है कि वो कैंसर पैदा करेगा, लेकिन अगर हम लोग इसको डिसआर्म कर दें, मान लो कि कोई आदमी है, जैसे तुमने रोबोट देखा था, तो रोबोट में चिट्टी के साथ क्या होता है कि वो हार्मफुल होता है, मतलब वो नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जैसे ही उसके बॉडी से चिप निकल जाता है तब तो वो नॉर्मल हो जाता है ना। सेम उसी तरह ये जो रेट्रोवायरस है वो ख़राब चीज़ है, कैंसर पैदा करता है, लेकिन अगर किसी तरह से वो चिप आप वहाँ से निकाल दीजिए, उसको डिसआर्म कर दीजिए, तो आप इसको अच्छे तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग डिसआर्म करके यूज़ करते हैं एनिमल के केस में डीएनए फ्रैगमेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। इसके अलावा था कि सब कुछ आपने कर दिया, अब सवाल ये उठता है कि जिसके अंदर आप भेज रहे हो क्या वो कॉम्पिटेंट है लेने के लिए, यानी कि कॉम्पिटेंट होस्ट भी होना ज़रूरी है। यानी कि फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, किस तरह से आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र करोगे, तो कॉम्पिटेंट होस्ट यानी कि आप जिसके घर पे जा रहे हो पहले उसको पूछोगे ना कि भाई तुम तैयार हो, हम आ रहे हैं तुम्हारे घर, तो सेम वही चीज़ है यहाँ पे। तो देखो, सिंस डीएनए इज़ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, डीएनए कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, तुमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा होगा। इट कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन से डायरेक्टली पास नहीं कर सकता है। इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टेक अ प्लाज्मिड, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड होता है उसको फोर्स करना पड़ेगा। बैक्टीरिया मस्ट सबसे पहले बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है उस डीएनए के लिए। दिस इज़ डन बाय ट्रीटिंग देम, इसके लिए हम स्पेसिफिक कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं डाइवैलेंट कीटायन का, यानी कि कैल्शियम आयन का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जो होस्ट है वो उसके लिए कॉम्पिटेंट हो जाए, और इस वजह से फिर इंक्रीज़ कर देता है इफ़िशियंसी विद द डीएनए जो कि एंटर करता है बॉडी में, ठीक है। बैक्टीरिया सबसे पहले क्या करेगा कि वो उस होस्ट को पहले तैयार करता है कि भाई तुमको आना है, तो वही है कि कैल्शियम आयन का वो इस्तेमाल करेगा पहले। इसके अलावा रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन बी फोर्स्ड इनटू सच इन सेल बाय इंक्यूबेटिंग द सेल विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आइस, यानी कि कुछ सेल में ऐसा होता है ना कि उसको आइस पे रखा जाता है, फिर उसको डायरेक्टली गर्म किया जाता है ताकि वो उसके मतलब मेम्ब्रेन्स ओपन हो जाए और वहाँ से आसानी से तुरंत चला जाए। ये भी एक तरीका है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का। इसके अलावा इट इज़ नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू द होस्ट। इन सच अ मैटर माइक्रो इंजेक्शन का भी इस्तेमाल होता है। माइक्रो इंजेक्शन का इस्तेमाल बेसिकली बच्चों न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल के केस में माइक्रो इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है जीन ऑफ इंटरेस्ट को भेजने के लिए। दूसरा मेथड है प्लांट के केस में, जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, बम्बार्ड करते हैं हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स, गोल्ड या फिर टंगस्टन का पार्टिकल्स होता है उसके साथ डीएनए को, जिसको हम लोग बायोलिस्टिक्स या फिर जीन गन बोलते हैं। यानी कि प्लांट के केस में जीन ऑफ इंटरेस्ट को भेजने का जो काम है वो बायोलिस्टिक्स या फिर गन मेथड के थ्रू होता है। इसके अलावा एक और है कि द लास्ट मेथड जो होता है डिसआर्म पैथोजन, अभी मैंने बताया रेट्रोवायरस के केस में क्या होता है कि हम लोग कार्सिनोजेनिक जो सबस्टांस होता है उसको हटा देते हैं और फिर उसको भेजते हैं व्हेन अलाउ द इन्फेक्टेड सेल, और इस तरह से होस्ट में चला जाता है। और अभी के टाइम पे हम लोग जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए वो यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रोसेस के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।